नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त दीपांशु पूनिया, स्केटिंग कोच और एक इंटरनेशनल प्लेयर। आज हम फिर एक बार मुलाकात हुई है हमारी एक नए टॉपिक के साथ, एक ऐसे टॉपिक के साथ जिसको लेके स्केटर्स काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्वाड स्केट्स के अंदर शू प्लेट्स को लेके। जो चेसीज हैं, जो शू प्लेट्स हैं, उनको लेके क्या क्या मिथ हैं स्केटर्स के माइंड में, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। हमारा टॉपिक है क्वाड स्केट्स की शू प्लेट्स। क्वाड स्केट्स के जो फ्रेम्स होते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप के शू फ्रेम्स होते हैं क्वाड स्केट्स के अंदर। मैं आपको बता दूं दोस्तों, दो प्रकार के शू फ्रेम होते हैं क्वाड स्केट्स के अंदर। एक होता है स्टील फ्रेम और दूसरा होता है प्लास्टिक फ्रेम। और दोनों ही अपनी जगह पे बेहतर माने गए हैं। सबका अलग अलग नजरिया है यूज करने का और देखने का। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लास्टिक फ्रेम्स के बारे में कि इन्हें कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। और फ्रेम के बारे में जानने से पहले हमें स्केट्स की कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, लाइक स्केट्स के स्पेयर पार्ट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये इसमें जो बीच में आपको येलो कलर का दिख रहा है, इसे हम चेसी बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। और ये जो आपको ऑरेंज कलर का ये जो टी शेप में लग रहा है, जिनके अंदर व्हील्स डले हुए हैं, इनको हम ब्रैकेट बोलते हैं, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्केटिंग के अंदर। और जो इसके अंदर आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, इसे हम रबड़ बोलते हैं, जो कि एक पेयर शू के अंदर 4 रबड़ डलते हैं। अगर आपके ब्रैकेट सही तरीके से सेट हैं स्केटिंग के अंदर, तभी आप प्रॉपर तरीके से पुश ले सकते हैं। तो इसलिए आपके ब्रैकेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्केट्स के अंदर, और इनका सेट होना और इनका अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें इस्तेमाल की, तो इंडियन स्केटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल प्लास्टिक फ्रेम्स का किया जाता है एज कंपैरिजन टू स्टील फ्रेम्स। और प्लास्टिक फ्रेम्स के अंदर और स्टील फ्रेम्स के अंदर प्राइस के अंदर भी काफ़ी डिफरेंस है। दोनों के अंदर रेट के अंदर दिन रात का अंतर है, और उसी हिसाब से दोनों की परफॉर्मेंस में भी दिन रात का अंतर है। एक गलतफहमी और एक मिथ स्केटर्स के माइंड में ये भी है कि सर लाइफ में या फिर दुनिया में कोई ऐसा फ्रेम है जो टूटता ना हो। क्योंकि काफ़ी स्केटर्स का देखा गया है कि प्लास्टिक फ्रेम ट्रेनिंग करते हुए बीच में टूट जाता है, स्टील फ्रेम भी कईयों का देखा है जो टूट जाता है। ये सब कुछ मिथ है। ये सब एक मतलब कि अफवाह है कि कोई फ्रेम आप लोगे तो वो टूटेगा नहीं। अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करोगे तो हर फ्रेम लंबा चलता है, हर फ्रेम की लाइफ अच्छी होती है। लेकिन अगर आप किसी भी स्केट का या फिर किसी भी फ्रेम को गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे, उसका ओवर यूज करोगे, तो कोई भी फ्रेम टूट सकता है। स्केट की सही तरीके से केयर करनी बहुत ज़रूरी है अगर आप उसकी लंबी लाइफ चाहते हैं तो। और सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस मैंने एज अ खुद स्केटर फील किया है कि स्टील के जो फ्रेम्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। उनकी हमें ध्यान और केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर हम उसमें थोड़ी सी भी चूक कर देते हैं तो हमें स्पेयर पार्ट्स बदलने पड़ते हैं। लेकिन उसका यूज़ आपके ऊपर हाथ में है कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार स्पेयर पार्ट्स बदलने ना पड़े, तो आप प्लास्टिक फ्रेम परचेज कर सकते हैं। बट सभी फ्रेम्स के अपने अपने एडवांटेज हैं। जैसे कि अगर आप स्टील फ्रेम की बात करें, तो स्टील फ्रेम से आपको लॉन्ग पुश काफ़ी अच्छे मिलते हैं, और रोड स्केटिंग के अंदर काफ़ी अच्छा ग्रिप और मतलब कि रोल आप देख सकते हैं कि आपकी स्पीड काफ़ी इंक्रीज हो रही है स्टील फ्रेम यूज़ करने से, अगर आप उसको रोड पे यूज़ कर रहे हैं तो। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आप स्केटिंग करते हैं तो, अगर आप स्केटर हैं तो, कि स्केटिंग के अंदर 3 टाइप के डिस्टेंस होते हैं, एक शॉर्ट डिस्टेंस, एक मिडल रेसेस, एक लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। तीनों रेसेस के हिसाब से हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें इस्तेमाल करना होता है। तो क्वाड्स के अंदर भी ठीक वैसा ही है। इक्विपमेंट्स को भी उसी तरीके से डिवाइड किया गया है जिस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट है। एक ये मिथ भी फैली हुई है पूरे इंडिया के अंदर, काफ़ी कोचेज ये मिथ मतलब कि स्प्रेड करते हैं कि बेटा पहले प्लास्टिक फ्रेम यूज़ करो, उसके बाद फिर आप स्टील फ्रेम यूज़ करना। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्टली भी स्टील फ्रेम के ऊपर आ सकते हैं। स्टील फ्रेम के अपने एडवांटेजेस हैं, और प्लास्टिक फ्रेम की एक अपनी जगह है, एक अपनी रेपुटेशन है, एक अपने रिजल्ट्स हैं और अपने एडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं स्टील फ्रेम वाला स्केट, तो आपको स्टील फ्रेम की तरफ प्रेफर करने का मैं सजेशन दूंगा। क्योंकि
स्टील फ्रेम के अंदर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको मतलब एक्यूरेसी मिलेगी, और जब भी आप स्केटिंग के अंदर भाग रहे होंगे, टर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है, टर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्केटिंग के अंदर। अगर आप टर्निंग पे भाग रहे हैं तो स्टील फ्रेम के साथ क्वाड्स के अंदर आपको बहुत अच्छे क्रॉसेस मिलेंगे, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, जो कि आप एक बार जो स्पीड को टच करेंगे वो स्पीड आपकी बढ़ती ही चली जाएगी आगे, वो कम नहीं होगी अगर आप एफर्ट्स कंटिन्यूसली लगा रहे हो तो। और स्टेपिंग बहुत अच्छी निकलती है स्टील फ्रेम के अंदर। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता पा रहा हूँ कि जब मैं प्लास्टिक फ्रेम से स्टील फ्रेम की तरफ गया था तो मेरी स्टेपिंग के अंदर काफ़ी सुधार हुआ था, और मैं लॉन्ग डिस्टेंस रेसिस के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगा था। कोई एक्सेप्शनल केस है तो मुझे पता नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, मोर देन 90% केसेस के अंदर, जब भी बच्चा प्लास्टिक फ्रेम छोड़ के स्टील फ्रेम की तरफ आता है तो उसकी परफॉर्मेंस में सुधार ही देखा गया है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखी जाती है और वो काफ़ी अच्छे लेवल तक परफॉर्म करने लग जाता है। और स्टील फ्रेम के साथ नो डाउट अगर आप लंबी रेस के प्लेयर हैं और मिडिल रेसेस के भी प्लेयर हैं तो आप स्टील फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। और स्टील फ्रेम के अंदर आपको लॉन्ग पुशेस के अंदर बहुत एडवांटेज मिलता है। अगर आप स्टील फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो आपके बच्चे के लॉन्ग पुश में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप प्लास्टिक फ्रेम पे हैं तो आप जितना जल्दी हो सकते हैं शिफ्ट हो सकते हैं। और स्टील फ्रेम के अंदर आप देखेंगे कि पिकअप लेने में थोड़ा टाइम तो लगता है और एक स्पीड टच करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन अगर आप जब वो स्पीड टच कर जाते हैं उसके बाद उस स्पीड को मेंटेन करना बहुत आसान होता है, एक्सेप्ट टू प्लास्टिक फ्रेम। प्लास्टिक फ्रेम इज़ वेरी लाइट वेट, वो वेट के अंदर स्टील फ्रेम से हल्का भी होता है और उसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है और वो मेंटेनेंस फ्री होते हैं। प्लास्टिक फ्रेम की अगर बात करें तो प्लास्टिक फ्रेम काफ़ी लाइट वेट होते हैं और वो उसके अंदर मतलब कि पिकअप लेना बहुत आसान है। अगर आप पिकअप हो, अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस के प्लेयर हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप प्लास्टिक फ्रेम को यूज़ करें, एक अच्छी कंपनी का प्लास्टिक फ्रेम यूज़ कीजिए और शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर उसको यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आप मिडिल रेसेस और लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस के प्लेयर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टील फ्रेम को जितना जल्दी हो सकते हैं परचेज कीजिए और उस पर ट्रेनिंग कीजिए। अब बात आती है मेंटेनेंस की। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो दोनों ही फ्रेम की मेंटेनेंस अलग अलग है। जैसा कि प्राइस में डिफरेंस है उसी तरीके से एफर्ट्स भी अलग अलग है दोनों के लिए। प्लास्टिक फ्रेम सबसे पहले मैं बताऊं मेंटेनेंस फ्री है, इनको आप सालों तक नहीं छेड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनकी वैसे की वैसी ही आपको। अब हम बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में दोनों फ्रेम्स के लिए कि प्लास्टिक फ्रेम की मेंटेनेंस क्या है और स्टील फ्रेम की मेंटेनेंस क्या है। दोनों के अंदर मेंटेनेंस भी बहुत डिफरेंट है और प्लास्टिक फ्रेम के अंदर मेंटेनेंस बिल्कुल ज़ीरो है, स्केट्स का कुछ नहीं बिगड़ता है, सालों साल आपके पास पड़े रहें ये वैसे के वैसे ही मिलेंगे आपको। बट एक चीज़ है प्लास्टिक फ्रेम के अंदर, जो प्लास्टिक फ्रेम के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि ये जो ऑरेंज कलर के रबर डले होते हैं जो ब्रैकेट के अंदर डलते हैं, ये बहुत जल्दी टूटते हैं और इनको बार बार बदलना पड़ता है। स्टील फ्रेम के अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये एक एडवांटेज है और डिसएडवांटेज जो भी आप समझें। और स्टील फ्रेम के अंदर क्या है कि जो ब्रैकेट होता है इसके अंदर 4 mm की एल की लगती है अलग से, जो कि इसकी जो टी होती है जितने ही आप पावर लगाते हैं तो उसके बाद ये थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी होती है, हमें इसे बार बार टाइट करना पड़ता है जो कि बहुत ईजी है। लेकिन इसके ब्रैकेट भी जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टील के होते हैं तो इनकी लाइफ अच्छी होती है, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो ये टूटते हैं। सो दोस्तों, प्राइस के अंदर मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि जैसे काफ़ी हमारे वो सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारी वीडियो को भी देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि प्राइस का क्या है। मैं प्राइस आपको बता देता हूँ कि एक प्लास्टिक फ्रेम अगर आप खरीदते हैं सिर्फ फ्रेम की कॉस्ट अलग रहती है और बूट के साथ अलग रहती है। तो बेटर क्या है, सिर्फ फ्रेम लेना बेटर है या फिर शू के साथ लेना बेटर है? अगर आप प्लास्टिक फ्रेम ले रहे हैं तो विद शू आपको कॉस्ट काफ़ी चीपेस्ट पड़ेगी, आपको विद शू लेना चाहिए। और वैसे आप अलग भी ले सकते हैं अगर आप शू फुटबॉल स्टड यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि हमें फुटबॉल स्टड्स यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो ठीक वैसे ही स्टील के फ्रेम की प्राइस स्टार्ट होती है 6,000 से दोस्तों, 6,000 से लेके इसकी प्राइस स्टार्ट होती है और ये आगे तक 15,000 तक जाती है। सबकी क्वालिटी अलग अलग है, सबकी मतलब की वैरायटी अलग अलग है, वो आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक का फ्रेम परचेज कर सकते हैं। और प्लास्टिक फ्रेम की कॉस्ट स्टार्ट हो जाती है दोस्तों 2,000 रुपये से, 2,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में ये स्टार्ट हो जाता है और ये 10,000 तक जाता है। और ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आप कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं और कौन सी क्वालिटी ले रहे हैं।
मेंटेनेंस में स्टील फ्रेम के अंदर मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा लगती है। हमें इस फ्रेम को बार बार हमें टाइट भी करना पड़ता है, इसकी सफाई भी करनी पड़ती है, और इसकी ब्रैकेट अगर टूट जाती है तो ईजिली अवेलेबल नहीं होती हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव आती हैं। लेकिन रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखा गया स्टील फ्रेम के अंदर, और मोस्ट ऑफ द टाइम कई अच्छे प्लेयर्स भी स्टील फ्रेम यूज़ करने के बाद भी मैंने स्किप होते देखे हैं, शिफ्ट होते हुए देखे हैं प्लास्टिक फ्रेम के ऊपर। उसका मेन रीज़न यही होता है कि स्टील फ्रेम एक्सपेंसिव आते हैं और उनको मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा संभाल के चलाना होता है। कि जैसे अगर आप प्लास्टिक फ्रेम के अंदर हैं तो काफ़ी आप रफ स्टार्ट ले सकते हैं। रफ स्टार्ट इन द सेंस कि मतलब जंप आप उसके ऊपर अच्छा कर सकते हैं, लेकिन स्टील फ्रेम के अंदर अगर आप जंप करेंगे तो ब्रैकेट्स टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन प्लास्टिक फ्रेम के जो ब्रैकेट्स होते हैं वो काफ़ी चीपेस्ट होते हैं, वो 150 से 100 रुपए के बीच में आ जाते हैं। और स्टील के जो ब्रैकेट होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, वो 700 से 800 रुपए का एक ब्रैकेट आता है। तो इसलिए भी थोड़ा प्लेयर्स बजट को भी ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स को चूज़ करते हैं। लेकिन एक करेक्ट नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन सी चीज़ में क्या रिजल्ट आ रहा है। बॉडी वेट का एक बहुत बड़ा रोल है फ्रेम चूज करने के अंदर। एक क्लियर सी थ्योरी है, अगर आपका वेट 50 केजी से ऊपर है तो आप स्टील फ्रेम यूज कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर 50 केजी से कम है तो आप प्लास्टिक फ्रेम यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्टील फ्रेम को कैरी करने में काफी दिक्कत हो सकती है और वो आपके पिकअप को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। जो आप स्टार्टिंग लाइन पे खड़े होते हैं तो आपका स्टार्ट जो है वो सफर करेगा। अगर कोई प्लेयर लॉन्ग डिस्टेंस रनर है तो उसको आंख बंद करके स्टील फ्रेम लेना चाहिए, उसको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमारी वीडियो पे इतना गौर से देखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शॉर्ट डिस्टेंस रनर हैं, कंफ्यूजन की बात उनके लिए है, उनको काफ़ी सोचने की ज़रूरत है कि उनको कौन सा फ्रेम चूज़ करना चाहिए। तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि वो प्लास्टिक फ्रेम की तरफ भी जा सकते हैं और स्टील फ्रेम की तरफ भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम के अंदर, किस बूट के अंदर कंफर्टेबल हैं, और आपको जब आप स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हैं तो इजीली आप कौन से स्केट को लिफ्ट कर पा रहे हैं। आपको ट्राई दोनों फ्रेम करने चाहिए और एक बार प्रैक्टिस करके देखनी चाहिए कि किस में आपका टाइम बेटर आ रहा है। लेकिन आई एम डैम श्योर अगर आप स्टील फ्रेम यूज कर रहे हैं और आपका बॉडी वेट 50 केजी से ज़्यादा है और आपकी हाइट भी अच्छी है तो स्टील फ्रेम आपके लिए बेटर रहेगा। स्टील फ्रेम को अगर आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टाइम है वो कम होता जा रहा है। प्लास्टिक फ्रेम के अंदर आपकी स्पीड तो जल्दी बढ़ती है, लेकिन वो उतना ही जल्दी ग्राफ डाउन भी कर देती है। स्टील फ्रेम के अंदर आपकी स्पीड बढ़ती भी जाती है, अगर बाई चांस आपका एक स्टेप कहीं छूट भी रहा है तो आने वाले नेक्स्ट 2-3 स्टेप्स के अंदर उसको कवर कर देती है। प्लास्टिक फ्रेम के अंदर ऐसा नहीं है, उसके अंदर आपको कंटिन्यूसली एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लगातार आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और वो एफर्ट्स क्लियर कट विजिबल भी होते हैं। अगर बाहर से खड़ा होकर कोई आपकी स्केटिंग देख रहा है तो वो क्लियरली ये चीज चेक कर पा रहा है कि आप अपने प्लास्टिक फ्रेम के साथ अगर भाग रहे हैं तो आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं। आपके एफर्ट्स डबल लग रहे हैं और उतने ही स्टील फ्रेम वाले के कम लगते हैं। अब हम बात करेंगे स्केटिंग शूज के बारे में। काफ़ी स्केटर्स आपने क्वाड्स के अंदर देखा होगा कि लेदर बूट्स यूज़ करते हैं, और कई बच्चे आपने देखे होंगे कि स्टड्स, फुटबॉल स्टड्स, जो फुटबॉल खेलने वाले स्टड्स हैं उनको स्केट्स के ऊपर फिट करवा के चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं? दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या स्केटिंग शूज़ बेटर नहीं है? क्या स्केटिंग शूज़ के अंदर उस लेवल का रिजल्ट नहीं आता है? तो ये ऐसा क्यों करते हैं? क्या फुटबॉल स्टड्स के अंदर ज़्यादा ग्रिप मिलती है? सो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि फुटबॉल स्टड्स के अंदर हमें ज़्यादा ग्रिप मिलती है और उसके अंदर हमारी मतलब कि परफॉर्मेंस के ऊपर तो फ़र्क पड़ता ही है। लेकिन फुटबॉल स्टड्स चेंज करना क्या ठीक रहता है? लेकिन लेदर बूट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्केटिंग के लेदर बूट्स के अंदर परफॉर्मेंस नहीं आती है। परफॉर्मेंस बिल्कुल आती है, बस एक वो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि कंफर्टेबल ज़्यादा फील करते हैं फुटबॉल स्टड्स, और वो काफ़ी लाइट हो जाते हैं। स्केट्स को आप जितना ज़्यादा लाइट बना के परफॉर्म करोगे, जितना ज़्यादा उसका वेट कम करते जाओगे, परफॉर्मेंस आपकी उतनी ही अच्छी होती जाएगी। तो जनरली सीनियर कैटेगरी के जो प्लेयर्स होते हैं वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन आजकल तो नेशनल्स के अंदर हम देख रहे हैं कि कैडेट कैटेगरी के प्लेयर्स भी मतलब कि स्टड्स पे भागते हैं और वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ग्रिप आती है और लेसिस खुलने बंद होने का ज़्यादा चांसेस नहीं रहते। और जो लेदर बूट्स होते हैं स्केटिंग के, उसके अंदर लेसिस वगैरह खुल जाते हैं कई बार, और वो काफ़ी खुले होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। तो उसके अंदर मतलब कि थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फुटबॉल स्टड्स। तो हमें ये चेंज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? मेरे हिसाब से आपको चेंज करने चाहिए। जो भी चीज़ अगर आपके बच्चे की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करती है, एक्सप्लोर करती है और उसको बढ़ाती है, तो आपको वो करना चाहिए।
लेकिन आप उसके अंदर मतलब किसी प्रोफेशनल से ही चेंज करवाइए, आप खुद उसको चेंज करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि अगर उसकी फिक्स करते वक्त फ्रेम अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, अगर उल्टा सीधा सेट हो जाता है, तो उसकी आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ भी सकती है। तो इसलिए आप किसी प्रोफेशनल से ही वो चेंज करवाएं। और अब तीसरी बात उठती है कि हमें शू चेंज कितने टाइम में करना चाहिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि एक ही बूट को कई कई प्लेयर्स कई सालों तक चलाते रहते हैं। वो कहते हैं कि सर हमारा इसी में पाँव सेट हो रखा है और इसी के अंदर हमारा मतलब कि परफॉर्मेंस सेट है, हम दूसरा चेंज नहीं करना चाहते। बिल्कुल गलत बात है। आपको अपना शू हर 4 महीने के अंदर चेंज करना चाहिए, और नई चीज आई है तो जरूर करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस का जो टाइमिंग है उसमें सुधार देखने को मिलेगा आपको काफी। अगर आप एक ही जूते को 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक चला रहे हैं तो बहुत गलत बात है। आपकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे कि वहीं की वहीं स्टिक है। हो सकता है आपका कंट्रोल डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस में सुधार के चांसेस बहुत कम है। बहुत रेयरली प्लेयर्स ऐसा कर पाते हैं जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड और डिवोटेड होते हैं। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, एक बेसिक सी कॉमन सेंस है कि नई चीज को आप चला के परफॉर्म करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी आएगी, और आप एक पुरानी चीज में परफॉर्म करेंगे। नई चीज ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छा देगी, पुरानी चीज आपको कंफर्ट जोन में रखेगी। तो नई चीज के अंदर जो ग्रिप होगी, लेदर है, जैसे कि स्केटिंग के बूट लेदर के होते हैं, तो नया लेदर पुराने लेदर से ज्यादा काटेगा तो सही आपको, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता हुआ चला जाएगा। इसीलिए मेरा प्रेफर यही है कि आप नए चीज को खरीदें और 3 से 4 महीने के अंदर नए बूट को चेंज करें अगर कोई नई क्वालिटी आ रही है तो। और फुटबॉल स्टड्स आप ले सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर रहे हैं तो, लेकिन फुटबॉल स्टड्स के अंदर भी आप देखेंगे कि नए नए लॉन्च होते रहते हैं बूट्स, तो आपको वो अपडेट करने की ज़रूरत है। और आप उसको अपडेट कीजिए, आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी डिफरेंस दिखेगा आपको। और आप बात करेंगे कि लेसिस का, लेसिस आप एक्स्ट्रा पेयर रख सकते हैं अपने अंदर। अदरवाइज आप चैंपियनशिप के अंदर जो ये टेप आती है, आप टेप से भी उसको रोल कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा लेसिस से भी आप उसको बांध सकते हैं ताकि रेसिस के अंदर आपके लेसिस ना खुलें। जिससे अगर आप टेप, सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप टेप को यूज़ करते हैं, जो ये फोटो स्टेट पे आपको मिल जाएंगी, जो मतलब कि जेरोक्स के अंदर जो टेपें लगती हैं, वो टेप भी आप यूज़ कर सकते हैं। एडहेसिव टेप भी आप यूज़ कर सकते हैं, और डायनोप्लास्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने लेसिस को कवर करने के लिए, ताकि वो लेसिस ना खुलें। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ जनरली ये चीज़ देखी गई है कि अगर बाई चांस उनका लेस खुल जाता है जब वो हीट्स के अंदर अंदर बैठे होते हैं, तो उनको मतलब कि वो टाई करने में काफ़ी दिक्कत होती है। और कई बार जो अंदर ऑफिशियल्स होते हैं वो उस तरीके से टाई नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से कोचेज या फिर मतलब कि कोचेज के पेरेंट्स टाई करते हैं। तो आप इस चीज़, छोटी सी करेक्शन का खास ध्यान रखें कि आप टेप करके पहले बांध के लेसिस को ऊपर टेप लगा दीजिए, जो कि रेस खत्म होने के बाद आप ही बच्चे का स्केट उतारेंगे। तो आपके लिए ये सेटिस्फेक्शन वाला जोन है, आप सेटिस्फाइड रहेंगे अपनी जगह पे कि यू गिव योर बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। शू सिलेक्शन, जूते का जो सिलेक्शन है वो बच्चे की फीट की शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी फीट की शेप कैसी है। और ऑब्वियसली आप अपने कोच से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि उसके लिए कौन सा शू बेटर रहेगा और कौन सी रिकमेंडेशन रहेगी। और फीट देख के तो मैं भी बता सकता हूँ कि आपके लिए कौन सा शू बेटर रहेगा। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको फुटबॉल स्टड्स लेना है, लेदर बूट लेना है, कार्बन बूट लेना है। इट डिपेंड्स ऑन द परफेक्टली शेप ऑफ योर चाइल्ड। सो अपने शू का सिलेक्शन आप प्रॉपर कोच से कंसल्ट करके ही करें। एक बहुत बड़ी टेंशन है जो मैंने खुद भी काफ़ी फेस करी है एज अ कोच लाइन के अंदर। मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स मतलब कि हमेशा बड़े शू को, बड़ा शू परचेज करते हैं अपने बच्चों के लिए, कहते हैं कि सर ये तो छोटा हो जाएगा, अभी तो इसका बढ़ता हुआ पाँव है, अगले साल भी चल जाएगा, अगले साल फिर नया जूता मांगेगा ये। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका कंसर्न ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बट ये एक प्रोफेशनल गेम है, और प्रोफेशनल गेम के अंदर अगर आप फिक्स चीज़ें लें तो ही परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ा जूता लेंगे तो उसमें आपके बच्चे को इंजरी हो सकती है, उसको बार बार लेसिस बांधने पड़ेंगे, और उस जूते के अंदर उसको स्टेबिलिटी भी नहीं मिलेगी। स्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंट्रोल, स्टेबिलिटी मीन्स कंट्रोल। स्केटिंग करते वक्त उसका कंट्रोल उस लेवल का नहीं बनेगा जिस लेवल का उसका बन सकता है। तो इसीलिए आपको फिक्स साइज का, जो उसका साइज है उससे आप मतलब कि लाइक पॉइंट इतना सा आप बड़ा ले सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा आप ना लें। और अगर आपके पास लेदर बूट है तो आपको उतना बड़ा लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लेदर बूट होता है, आई रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स, वो थोड़ा खुलता है। जैसे कि आप कोई चमड़े की जूती खरीदते हैं
या जूता खरीदते हैं वो भी थोड़ा सेट होने में टाइम लगाता है और वो थोड़ा खुल जाता है। कोई भी आप बूट लेके देखिए, कोई भी आप नया लेते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत टाइट लगता है और उसके बाद वो खुलता है। तो ठीक उसी तरीके से स्केटिंग बूट भी खुलता है, और स्केटिंग बूट अगर आप टाइट लेंगे तो ही बच्चे की परफॉर्मेंस बेस्ट निकलेगी, अदरवाइज आपको सफ़र करना पड़ेगा काफ़ी स्केटिंग के अंदर। और ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, प्लीज़ आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, अदरवाइज जैसा चल रहा है आपके सामने आपको पता ही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को कॉपरेट कीजिए। कई बार कोचेज़ कोई स्केट सेल करने के लिए आपको ये रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, उनका जेन्युइन कंसर्न होता है कि आप एक फिक्स साइज़ लीजिए जो फिक्स साइज़ बच्चों का है। अगर आप बड़ा साइज लेंगे तो उसमें कोच को भी सफ़र करना पड़ता है और बच्चा भी सफ़र करता है और आपका भी पैसा वेस्ट जाता है। जब तक बच्चे का वो साइज नहीं हो जाता है, आप उसके अंदर मतलब कि फुटरेस्ट डाल के पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो एडजस्टमेंट करके आप उस साल तक वेट करते हो। जितने साल की आप प्लानिंग करके आप स्केट परचेज करते हो, फिर बच्चे की परफॉर्मेंस उतने साल का होने के बाद ही आती है। और जब तक वो सफ़र करता है, या तो वो स्केटिंग छोड़ जाता है, और अगर गलती से सफ़र कर जाता है तो उस टाइम तक उसका मोराल इतना डाउन हो चुका होता है कि उसकी परफॉर्मेंस आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चूज राइट, सेलेक्ट राइट एंड परफॉर्म राइट। और मैं सभी को कहना चाहूँगा कि यूट्यूब वीडियोस देखना बहुत अच्छी बात है, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बट यूट्यूब वीडियोस देखने से ज़्यादा आप अपने कोच पे ट्रस्ट करना शुरू कीजिए। जिस दिन आप उन पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे तो आपकी परफॉर्मेंस वैसे ही बहुत इंप्रूव हो जाएगी। अगर कुछ ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके जहाँ पे स्केटिंग कोच ही अवेलेबल नहीं है, तो उनको मैं पर्सनली गाइड कर सकता हूँ, उनको एडवाइस कर सकता हूँ। बट जो स्केटर्स हैं जिनके कोचेज हैं पास में, और अगर उनके साथ कोई कम्युनिकेशन गैप है या फिर कोई मतलब कि आपका इशू चल रहा है, तो वो भी मैं आपका सॉल्व कर सकता हूँ। बट इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज स्टार्ट बिल्डिंग योर कनेक्शन विद योर कोचेज। इसी के साथ हम आज के टॉपिक को क्लोज करते हैं और आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं, और हमें अगला टॉपिक किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है वो भी प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिए। और जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग अस, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। आपका दोस्त दीपांशु पुनिया। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माई चैनल।